मैडम को उन्होंने बाईपास करके अपने ही ऑर्डर को रद्द किया और मैनुअल टेंडर इशू किया। तो ये क्यों रद्द किया, कब रद्द किया, हमको पता नहीं। एक किस्सा चलाया भारतीय चुग दादी का, बड़ा अजीब मुझे लगा। सपना चुग, मैं आपको बताऊं कि सपना चुग ने अपनी माँ पे हाथ उठाया। सपना चुग ने उनसे 1 करोड़ की डिमांड की है, जो सपना चुग अपनी माँ पे हाथ उठाए। यानी सोचो वो हाथ वो उठे ही कैसे। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते हैं एक मुलाकात मोती लुधवानी जी के साथ। उल्लासनगर के जाने माने एक्टिविस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि उल्लासनगर महानगर पालिका के अंदर जिस प्रकार से टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू होती है और ऐसे कहा गया कि हम ऑफलाइन नहीं करके हम ऑनलाइन जो भी टेंडर्स होंगे सब ऑनलाइन हो गए, तो पहले भी कुछ ऑफलाइन किए गए जो रद्द हुए, अभी भी कुछ ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन, फिर कुछ 1 करोड़ 40 लाख ऐसे कुछ राशि सुनने में आ रही है, फिर उसके कुछ 14 टेंडर निकले हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी इसका ऑब्जेक्शन उठाया जोर तोड़ से, आप इस विषय में कैसे देखते हैं? शुक्रिया जैकी भाई, आप हमेशा उल्लासनगर यूएमसी टेंडरिंग के मुद्दे पे काफ़ी कवर रहते हैं और लास्ट 3 साल से हम मुद्दे में लगभग साथ में मिलकर प्रोग्राम करते हैं। ये जो आपने मैनुअल टेंडर्स, जो ऑफलाइन टेंडर की बात की, ये लगभग लास्ट मंथ 10 करोड़ के टेंडर यूएमसी की तरफ से इशू हुए थे, जिसमें कुछ लोगों ने मेरे साथ साथ कुछ और लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन उठाए। तो यूएमसी ने इसको रद्द नहीं किया, यूएमसी ने इसको सस्पेंड किया। हाँ, तो हम कंफ्यूज हो गए, हमने ऑब्जेक्शन लिया क्योंकि हमने जब से आयुक्त मैडम लास्ट से 3-4 महीना पहले अपॉइंट हुई, तब से हम काफ़ी अच्छे डिसीजन देख रहे थे, पॉजिटिव डिसीजन। उसमें एक डिसीजन ये भी था कि मैडम ने बोला था कि जो भी टेंडर अभी इशू होंगे यूएमसी में सब ई टेंडरिंग से होंगे। तो ऑनलाइन होंगे, ई टेंडरिंग होंगे। ई टेंडरिंग में सब ट्रांसपेरेंसी होती है और ई टेंडरिंग में कोई मैनिपुलेशन का स्कोप नहीं होता है, बिडिंग होती है, एक सिस्टमेटिक तरीका है शहर का। तो उसको मैडम को उन्होंने बाईपास करके अपने ही ऑर्डर को रद्द किया और मैनुअल टेंडर इशू किया। तो ये क्यों रद्द किया, कब रद्द किया, हमको पता नहीं। इसीलिए हमने आवाज़ उठाई और हमने मैडम को पूछा कि ये करने की क्या ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि मैनुअल टेंडर में भी एक नोटिस दिया जाता है, तो ये टेंडर सीक्रेटली पता नहीं कौन से न्यूज़पेपर में, कोई छुपे हुए न्यूज़पेपर में दिए कि 95% ठेकेदारों को पता ही नहीं चला कि ये टेंडर आए हैं। इसमें यूएमसी की वेबसाइट में कोई इंटीमेशन नहीं है, इसमें यूएमसी के नोटिस बोर्ड भी इन्होंने कुछ नहीं लगाया। और हम जाके यूएमसी के एक पीआरओ है, एकदम गुप्त तरीके से, टोटली प्लान, एकदम गुप्त तरीके से वो बरोबर कैसे भी किसी व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास या खास होता है ना। जैसे आपने बोला कि 95 लोगों को पता ही नहीं चला, ठेकेदारों को मालूम ही नहीं पड़ा कि टेंडर आ गया। तो ऐसे नहीं दिख रहा कि कहीं ना कहीं एक दो जो भी ठेकेदार रहेंगे, जो 95 के 5% में जो आएंगे, उनको खास ये सुविधा या उनको टेंडर बाईपास करने का ये तरीका। देखिए, इसको कहते हैं टेंडर फिक्सिंग। तो ये जो 3-4-5 लोगों को जिनको देना था उनको ही ये नोटिस की कॉपी गई और उन्होंने शायद इसको फिल करके आगे टेंडरिंग में प्रक्रिया में इन्वॉल्व होकर उन्होंने आगे चल के ट्राई किया, जो जिसके हमने ऑब्जेक्शन उठाया, जो फिलहाल अभी सस्पेंडेड है। अच्छा, अभी उसका मैटर में हमारा कुछ खुलासा हुआ नहीं, मैडम से हमने टाइम मांगा, हमारा कुछ मीटिंग हुआ नहीं, और फिर अचानक हमने लास्ट वीक देखा कि 1.4 करोड़ के टेंडर वापस मैनुअल आ गए। तो पुराना अभी मैटर क्लियर हुआ नहीं, वो टेंडर सस्पेंड हुए, उसका क्या हुआ पता नहीं, वो क्यों निकले, मैडम ने अपना ऑर्डर रद्द किया, वो बात हमको पता ही नहीं। फिर अचानक ये बात आ गई, तो मैंने इसलिए मैडम से एक और लेटर मैंने पत्र व्यवहार किया है यूएमसी को मैं हर बार जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं पत्र देता हूँ। तो ये मैंने मैनुअल टेंडर के खिलाफ मैडम से कुछ सवाल पूछे हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि ये नोटिस जो कौन से न्यूज़पेपर में आप देते हो,
यूएमसी वेबसाइट में आप क्यों नहीं लगाते हो? और आपका पुराना जो ऑर्डर था, जो आपने लिखा था कि ई टेंडरिंग करेंगे, वो कब रद्द किया, क्यों रद्द किया? इसमें किसका फ़ायदा है? ये किसके लिए आप कर रहे हो? आप एक IAS ऑफिसर हो, आप ई टेंडरिंग को बढ़ावा देते हो, फिर आप मैनुअल टेंडर करते हो, तो ये क्या है? हमको समझ में नहीं आ रहा। हम जानना चाहते हैं कि मैडम क्या करप्शन को बढ़ावा देने के लिए मैडम आगे बढ़ रही है, या मैडम सिस्टम्स और ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखती हैं? इसलिए हमारा एक मैडम को ये एक निवेदन दिया गया है, और जैसे हर बार देते हैं, ये तो हमारा एक मुद्दा है। ये जो आप कह रहे, जैसे ये इसको टेंडर फिक्सिंग क्या कहा जाएगा, तो इसके अंदर शहर का नुकसान, या तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की इन्वॉल्वमेंट, क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, जैसे हमने बताया, ये टेंडर फिक्सिंग एक्चुअली बड़े तरीके से कैसे होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक अभी शहर में ऑनलाइन टेंडरिंग चालू है। हाँ। उसमें लगभग 5-5 करोड़ के 4 टेंडर चल रहे हैं। उसमें लगभग 200 काम, CCP, नाली, ऐसे छोटे 10-10 लाख के 200 काम चल रहे हैं। अभी आप सोचिए, मेन रोड को छोड़ के नालियों में घुस गए। नाले, नाले, वो काम जरूरी है नहीं, हमको पता नहीं। वो काम जेन्युइन है कि बोगस है, हमको पता नहीं। वो डुप्लीकेट पहले हो चुके हैं कि नहीं है, हमको पता नहीं। आप जब जाएंगे, आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। वो स्टडी हमारी चालू है। तो पिछले बार भी ऐसा था ना कि एक नाली बनाओ, 10 फुट की हो, 2 फुट की हो, 3 फुट की हो, लेकिन पैसा 10 लाख। सबका एक ही अमाउंट है। UMC को एक 10 लाख की फिगर बहुत पसंद है, मूलभूत 10 से प्यार है। 10 से बहुत प्यार है। 10 के फिगर है, आपका 5 लाख है तो भी 10 आएगा, आपका 2 लाख है तो भी 10 लाएगा। और 11 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी लेन देन भी होती है, वो तो हम बार बार बात कर चुके हैं। तो ये जो ऑनलाइन, एक सेकंड आपको रोकूंगा, यानी अगर एक समझ लो एक 20 फुट की नाली है तो भी 10 लाख खर्चा है, जो पिछले जो रद्द हुआ। समझो एक 5 फुट की नाली खराब हो गई तो भी उधर 10 लाख खर्चा है। ये कोटेशन बनती कैसे? मतलब एक ही फिगर, यानी ऐसा है कि मतलब सीधा बनाओ कि कितने का आया, ये इतना पैसा आया, डिवाइड बाय 10, इतने हो गए, ये इतने टेंडर्स हो गए, ऐसा हुआ ना? ये फिगर आती कहाँ से? कैसे, कौन बनाता है महानगर पालिका के अंदर ये एस्टिमेट्स, और एक ही फिगर सबको लिख देता है और सीधा तुरंत साइन, सैंक्शन, क्यों? देखिए, UMC PWD के डिपार्टमेंट के जो सवाल हैं, जैसे आपके सवाल हैं, आपके कुछ 2, 4, 5, 10 सवाल होंगे, मेरे 100 सवाल हैं, और मेरे 100 सवालों का जवाब नहीं मिलता है। अभी आपने बताया कि 20 फुट की नाली का 10 लाख, 40 फुट की नाली का 10 लाख, 200 फुट की नाली का 10 लाख। मैंने UMC के एक टेंडर में एस्टिमेट देखा था, एस्टिमेट की बात कर रहा हूँ, जो 10 लाख आपने बताया, एक 75 लाख का टेंडर था, ब्यूटिफिकेशन ऑफ डिवाइडर। उस डिवाइडर का मैं आपको लोकेशन बताता हूँ और उसका एस्टिमेट बताता हूँ। वो डिवाइडर था मधुबन चौक, जो आपने A1 पानीपुरी एरिया देखी होगी उल्लासनगर में, वहाँ से लेके आगे चल के थोड़ा दूर 1 और 2 मिनट डिस्टेंस पे धुनीचंद कॉलोनी कॉलेज है। ये डिस्टेंस को एस्टिमेट में 20,000 मीटर लिखा था। अभी आप सोचिए, वो डिस्टेंस 200 या 300 मीटर है, उसमें 2 जीरो ऐड करके इन्होंने एस्टिमेट में 20,000 मीटर, 20-22 किलोमीटर दिखाया था। तो ये एस्टिमेट UMC में बनता है, मेरे पास उसका प्रूफ है, उसका बिल पास भी हो गया, पेमेंट भी हो गया। तो ऐसे एस्टिमेट बनते हैं। UMC का टेंडरिंग सिस्टम में गोलमाल है, सीधा से ठेकेदार को फायदा पहुंचाना है। ठेकेदार अभी UMC में जो ये जो बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ हो रही है, ये इसलिए हो रहे हैं कि UMC ठेकेदार चलाता है। UMC के अधिकारी पब्लिक के लिए नहीं चलाते हैं। UMC के अधिकारी ठेकेदार के लिए काम करते हैं। ये जो टेंडरिंग फिक्सिंग हो रही है, जो 20 करोड़ के टेंडर नहीं निकल रहे हैं, बार बार इन टेंडरों को रिकॉल किया जा रहा है, इनकी डेट बढ़ाई जाती है। ये इसलिए बढ़ाई जाती है क्योंकि इसमें ठेकेदार, जो बिडिंग हुई है 5-6 लोग, उससे खुश नहीं है। ठेकेदार को चाहिए कि टेंडर उसको मिले। 5 करोड़ का टेंडर है, किसी ने 4.5 करोड़ का बिडिंग किया होगा, किसी ने 4 करोड़ का बिडिंग किया होगा, ठेकेदार को चाहिए उसको 5 करोड़ का ही अमाउंट पे टेंडर उसको मिले। तो जब तक वो जो लोग एक्स्ट्रा जिसने बिडिंग किया उसको जब तक हटाया नहीं जाएगा, ये टेंडर खुलेंगे नहीं। ये टेंडरिंग फिक्सिंग में हमारे PW के अधिकारी जो वहाँ पे बैठे हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक्टिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संदीप यादव, वो ठेकेदार को मदद करते हैं। ये फिक्सिंग उसी कारण से होती है, उसमें बिलिंग की गड़बड़ी होती है, एस्टिमेट की गड़बड़ी होती है, अमाउंट की गड़बड़ी होती है। जो भी गड़बड़ियाँ आप देखती हैं, उसका कारण यही है कि PWD की जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं और वो ठेकेदार से मिले हुए हैं। तो यानी आज शहर के अंदर जिस तरीके से रोडों की हालत है, और रोड पूरे खुदे हुए हैं, लेकिन वो रोड के वो छोड़ के उनके बारे को, मतलब रोडों को नज़रअंदाज करते हुए, मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया, मुझे मैसेजेस में हर एक कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज आता है कि आप रोड का उठाइए, बाटिया रोड का उठाइए, ये रोड का उठाइए, पंजाबी कॉलोनी रोड का उठाइए मुद्दा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं कि नेता लोगों को हो क्या गया है। नेता लोगों को ये रोड नज़र नहीं आते जो खुदे हुए पूरे शहर के अंदर, खाली नालियाँ नज़र आती है। मतलब क्या ये, मतलब बात समझ में नहीं कि लोगों को, मतलब नेताओं को
जो अपने आप को नेता समझते हैं शहर के, मैं तो नहीं मानता उनको नेता, क्योंकि जो शहर के बारे में नहीं सोचे वो नेता नहीं होता है। यानी ऊपर से चुनाव भी है, चुनाव भी खड़ा होना है, लड़ना भी है, और मतलब इस तरीके से लोगों को परेशान भी करना है, और पता नहीं क्यों फिर इनको ऐसे वोट भी मिल जाते हैं। तो ये क्या, मुझे बात समझ भी नहीं आती कि रोडों को छोड़ के नाली के पीछे, सीसी पैसेज के पीछे पड़ना, जो बन चुके उसको वापस तोड़ो फिर बनाओ, फिर तोड़ो फिर बनाओ, फिर तोड़ो फिर बनाओ। ये रोड कब बनाओगे भैया? आप इस विषय को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अभी जो ये 20 करोड़ के टेंडर चल रहे हैं, जिसमें 200 काम है। 200 काम कोई छोटे मोटे काम नहीं है, 200 बहुत बड़ा नंबर होता है। ये 200 काम जो रोडों पे हो रहे हैं, ये सब रोड 1 साल 2 साल खुदे होने वाले हैं, क्योंकि ड्रेनेज का काम 2 साल और चलने वाला है। 2.5 साल का 3 साल का काम है, अभी आधा काम। बारिश के अंदर बड़े एक्सीडेंट्स होंगे। अच्छा, उसके अलावा शहर में सीसीटीवी का खोदने का काम चालू है। उसके अलावा शहर में एक 125 करोड़ का ब्लू लाइन का टेंडर का काम चालू है। हाँ। जो चालू हुआ नहीं है, लेकिन टेंडर इशू किया हुआ है 1.5 साल पहले। कभी खुद जाएगा, कभी भी खुद जाएगा। उसके बाद मैंने अभी सुना है कुछ नेताओं के मुंह से कि गैस पाइपलाइन भी डालने वाले हैं, तो उसके लिए भी रोड खोदेंगे। उसके बाद मैंने सुना हुआ है हमारे आमदार के मुंह से कि कुछ एमएससीबी की लाइन अंडरग्राउंड डालने के लिए भी खोदने वाले हैं। तो आप ड्रेनेज के लिए खोदेंगे, आप सीसीटीवी के लिए खोदेंगे, आप एमएससीबी के लिए खोदेंगे, उसके अलावा आप गैस लाइन के लिए खोदेंगे। 5-5, 6-6 बार आप लाइन खोदेंगे, फिर पता नहीं आपको और खुद खोदना है। हेलीकॉप्टर सर्विस चालू करो है। आप डिमांड रखिए शहरवासियों से, तीनों आमदार से, कि आप जब तक उल्लासनगर के रोड नहीं बनते हैं तब तक उल्लासनगर शहरवासियों को 1 नंबर से 5 नंबर तक जाने के लिए या 5 नंबर से 1 नंबर तक आने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा आप शुरू करवाएं। विषय ही खत्म। देखिए, हेलीकॉप्टर फिर आप 2 साल क्या 4 साल लगाइए रोड बनाने में, लेकिन वो जो सुविधा होगी वो फ्री में होगी, और उसका जो भुगतान होगा वो सरकार भी करे या महानगर पालिका करे, वो हमको तो पता ही नहीं है। देखिए, इनको शहर की जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। इनको रोड भी खोदने हैं, फिर इनको ये 20 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ के टेंडर भी पास करने हैं। ये काम कहाँ होता है हमको मालूम नहीं, क्योंकि रोड तो खुदा होने वाला है, अभी भी खुदा हुआ है, आगे भी खोदेंगे। काम होगा तो भी खोदेंगे, काम नहीं होगा तो भी खोदेंगे। जो चीज़ खुदने वाली है वहाँ पे 30 40 50 करोड़ डाल रहे हैं। आपको लगता है वो हमारा उल्लासनगर शहर एक शहर में आता है या तो गाँव में आता है? देखिए, सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, और उनको भ्रष्ट होने दिया गया है क्योंकि हमारे नेता उनके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। नेता आवाज़ नहीं उठा, नेता अभी काफ़ी, मतलब कुछ नेता लोग भी भ्रष्ट है। बिल्कुल, नेता जोर देता, वक्त आने पर नाम लेकर उजागर करूंगा उन नेताओं का, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। चुनाव से पहले उनके वार्ड में जाके उन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किया है, लोगों के बीच में चिट्ठा लेके खड़ा हो जाऊंगा कि ये देखिए, ये सच्चाई है। ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी नेता ठेकेदारी करते हैं। उनके डमी ठेकेदार जो होते हैं, जो एक्चुअल नेता ठेकेदार होते हैं, लेकिन नाम किसी और ठेकेदार का लगाते हैं। तो नेताओं का ठेकेदार बनना हमारी शहर का दुर्भाग्य है कि हमको ऐसे नेता मिले हैं जो ठेकेदारी के जरिए कमाना चाहते हैं। शहर खुदा हुआ है, फिर भी इनको 50 करोड़ के काम करने हैं। वो काम कहाँ जाएंगे जब शहर खुदा हुआ है, और खोदने वाले भी हैं। मैंने आपको 5 ड्रेनेज जो डिगिंग के मैंने आपको बता दिए काम, तो उसके में ऐसे पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसे अच्छा है कोई आप बिल्डिंग बनाओ, आप ट्रांजिट कैंप बनाओ, आप मल्टी लेवल पार्किंग बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ। शहर में टॉयलेट ही नहीं है तो ऐसे गार्डन बनाओ। गार्डन नहीं बनाते हैं। आपके शहर में हज़ारों काम है जब कर सकते हैं, लेकिन आपको नाली और सीसीपी से निकलना ही नहीं है, क्योंकि वो आपको वापस खोदनी है। फिर 50 करोड़ बनाएंगे, फिर खोदेंगे, फिर खोदेंगे, फिर खोदेंगे। तो ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इनको जो एम्प्लॉय बैठे हुए हैं वो उनके कहने से काम करते हैं, उनके डायरेक्शन से काम होता है, इसलिए काम होता है। आपको एक बात बताऊँ मैं, ये जितने भी काम होते हैं, एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हमारा जो है वहाँ पे 12 से 15 लोग होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो शहर है 1000 करोड़ का बजट है, कल्याण का 2000 करोड़ का बजट है, वहाँ पे 35 एम्प्लॉयज़ हैं पीडब्ल्यूडी में, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है। जूनियर वन मैन आर्मी, संदीप यादव वही जूनियर इंजीनियर है, वही डिप्टी इंजीनियर है, वही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वही सिटी इंजीनियर है। अभी एक ही आदमी जाएगा, वो चेक करेगा, वो 200-300 करोड़ के बिल कैसे पास करेगा, कौन से साइट पे जाएगा? तो सब बिल बोगस होते हैं। एक फैक्ट्री है यूएमसी के बाहर, वहाँ पे बिल मैन्युफैक्चर होते हैं। वहाँ पे ऑर्डर के बाहर एक फैक्ट्री है, वहाँ पे नकली बिल बनते हैं, नकली डेटा रिकॉर्ड होता है, नकली मेजरमेंट रिकॉर्ड होती है, फोटो भी नकली होते हैं। जो टोटली सिस्टम है, जो फैक्ट्री है, बिलिंग फैक्ट्री, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मेरे पास प्रूफ है। तो जो मैं बता रहा हूँ आप चेक करो, यूएमसी के कोई भी काम की इन्वेस्टिगेशन कराओ, आपको कोई भी बिल मेजरमेंट टैली नहीं मिलेगा, कोई भी आपको फोटो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि काम होता ही नहीं है बरोबर। यूएमसी का मेजॉरिटी काम बोगस है, और जो अधिकारी बैठे हैं वो बिल पास करते हैं पैसा लेके, इसलिए बिल कोई चेक करने जाता नहीं है, और एम्प्लॉयज़ हैं ही नहीं उनके पास, चेकिंग कैसे होगा? आप 200 करोड़ 300 करोड़ के काम चेक करने के लिए आपको 15 अधिकारी चाहिए। 35 लोग हैं कल्याण में, यहाँ पे 15-20 अधिकारी चाहिए। 15-20 अधिकारी के जहाँ पे एक ही आदमी बैठा हुआ है, वो आदमी सबसे भ्रष्ट है, और हमारी नगर पालिका एक भ्रष्ट आदमी को सपोर्ट कर रही है। वो भ्रष्ट आदमी हमारे शहर की डेवलपमेंट देख रहा है, और कैसे डेवलपमेंट होगा? साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि कल हमने एक न्यूज़ चलाई थी
दादी भारती चुग, ये अनोखी चीज़ें बोलते हैं ना कि भाई पता नहीं कि उल्लासनगर में ही ज़्यादा हो रही है या दुर्भाग्य क्यों उल्लासनगर शहर का। वैसे अक्सर देखते हैं कि भाई माँ बाप से परेशान होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, बेटों से परेशान होते हैं माँ बाप। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बेटे लोग निकाल डालते हैं अपने, बेटों का नाम खराब है। हाँ, बेटे निकाल डालते हैं माँ बाप को घर से, वो बेचारे फिर दर दर की ठोकरें खाते हैं। लेकिन मैंने कल जो एक किस्सा चलाया भारती चुग दादी का, बड़ा अजीब मुझे लगा कि एक शादीशुदा उनकी बेटी सपना चुग, मैं नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने नाम बोला है मेरे चैनल पे, सपना चुग। मैं आपको बताऊँ कि सपना चुग ने अपनी माँ पे हाथ उठाया। सपना चुग ने अपनी माँ को बोला कि तू इसी स्ट्रेचर पे मर जा। तेरे को बोलती है मेरी वजह से ही हुआ है, तेरे को तू ऐसे ही मरेगी, देखना तू ऐसे ही मरेगी, मेरी वजह से ये सब हुआ है, अभी भी तू मरेगी ना, कोई नहीं आएगा तेरे पास, मैं तो आऊँगी ही नहीं, मतलब आना भी नहीं। हाथ सपना चुग ने उनसे 1 करोड़ की डिमांड की है। सपना चुग ने अपनी माँ को जिस तरीके से मतलब तकलीफ पहुंचाई है, और उसकी माँ यानी दादी भारती चुग रो रो के गुहार लगा रही थी शहरवासियों के सामने। मतलब मोती जी, क्या चल रहा है उल्लासनगर के अंदर, क्या चल रहा है उल्लासनगर की एक माँ सुरक्षित नहीं है। देखिए, मैंने आपका प्रोग्राम देखा और आपका प्रोग्राम देख के एवरी मिनट में सरप्राइज हो रहा था। मैं अपने फैमिली को बुला रहा था, देखो ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड आप जो बता रहे थे, क्योंकि हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटी माँ को डिस्टर्ब करती है। 95% दुख सुख में बेटियाँ ही काम आती हैं माँ बाप को, जो हमने देखा है, हमारे तजुर्बा यही है। लेकिन आज के ज़माने में बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, कौन कैसा निकलेगा कुछ पता नहीं है। हर इंसान को अलर्ट रहना चाहिए, खास करके जो माँ बाप हैं, एक बार उसकी उम्र 60 साल हो गई तो उनको प्रॉपर्टी अपने पास रखनी है। और बेटी है बेटा है, अगर कोई सही है तो सही है, गलत है तो गलत को बोलो। और मैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगा और आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने वो प्रोग्राम कवर किया। और देखिए, अभी साथों साथ में आपने वो भी, हमने वो मुद्दा उठाया था दादी पूनम नेलानी का। दादी पूनम नेलानी जब उनके बेटों ने जब उसके बेटे ने उसको घर से निकाल दिया, 8 साल दादी पूनम नेलानी को उनकी बेटी ने अपने घर रखा थाने में। ये बेटियां होती है। उस बिचारी उनकी बेटी जब वो कोर्ट में आती थी, जब वो उल्लासनगर आती थी, उनका दामाद अपनी गाड़ी, ड्राइवर और अपनी बेटी को साथ में लेके आती थी। ये सेवा, यानी इस प्रकार की बेटियां होनी चाहिए, न कि सपना चुग जैसी, जो सपना चुग अपने माँ पे हाथ उठाए। यानी सोचो, वो हाथ वो उठे कैसे अपने माँ पे हाथ उठाने के लिए, वो हाथ उठते कैसे बेटी हुई खास करके, क्योंकि बेटी तो दुलारी होती है अपने माँ बाप की। उस बेटी जिसको उन्होंने पाल पोसा, 9 महीने पेट में रखा, शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादी कराई, जो पैसे नहीं होते हुए भी कर्जे लेके जो खर्चे किए उनके शादी पर, जैसे जाके मेरी बेटी सेट हो जाए, उस औरत ने 25 साल के बेटे को नकार दिया कि मेरा बेटा ही नहीं है। लोगों के बीच में ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश की, मैं तो कवारी हूं। इस प्रकार की बेटियां होती है। मोदी जी क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, काफ़ी शर्मनाक बात है जो भी आपने बताया, जो भी हमने सुना कल माता जी के मुंह से सुना, उसके पहले भी जो माता जी के जो एक्सपीरियंस था। तो ऐसी बातें छुपानी नहीं चाहिए, ऐसी बातें बोलनी चाहिए। और हमारे शहर में, जैसे हमारे देश में पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, वहाँ पे जाने के मतलब काफ़ी टाइम लगता है। कोई भी लोग शर्म, लोगों को क्या लगता है अपनी इज्जत, कि अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, अपनी बेटी के खिलाफ कंप्लेंट करूंगी तो मेरा ही नाम खराब होगा कि मैंने इसको जन्म दिया है। तो लोग क्या सोचेंगे कि क्या किसको मैंने जन्म दिया? वो बेटी जिसको मैंने जन्म दिया, लेकिन आज उसने मुझसे 1 करोड़ की मांग कर रही है। चाबी पता नहीं इसको कहां से मिली, डुप्लीकेट बनाई, क्या किया हो तो उनको भी पता नहीं। मतलब मेरे को सीसीटीवी है उनकी, मैं दिखाऊंगा आज भी लोगों के बीच में, कि बाकायदा वो अपने पर्स से चाबी निकाल रही है, ताला खोल रही है, अंदर जा रही है, और साथ ही जो उनके दूसरे पति है और उनको अंदर लेके जाना। और सबसे बड़ी बात, उनके जो पहले पति थे उन्होंने उसको फ्लैट दिया, सोना दिया, पैसा दिया, जो जो उन्होंने डिमांड रखी थी उनको सब दिया। तो ये क्या, किस प्रकार की लोग, मतलब इस प्रकार की लोगों की मानसिकता बन रही है, इस प्रकार की बेटियां हो रही है जो अपने माँ को पिताजी के बाद उनको ऐसे पीड़ित करना।
और जब इनके पिताजी जब डायलिसिस पे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, अपने पिताजी को कॉलर पकड़ना, सोचो उस बाप के ऊपर क्या बीतती होगी कि जिस बेटी को मैंने जन्म दिया उस बेटी ने मेरा गरीबान पकड़ा और बोला कि मुझे पैसा दे के बाद में मरना। क्या ये दिन के लिए क्या बेटियां पैदा की जाती है? देखिए, काफ़ी शर्मनाक बात है, लेकिन इसको छुपाना नहीं चाहिए। आपने सही तरीके से मुद्दे को कवर किया है, आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी इसमें, और इस मुद्दे में आप अगर उनका साथ देते हैं तो मेरे हिसाब से समाज भी आपको सपोर्ट करेगा, समाज भी उनके साथ खड़ा होगा। और जब आप मुद्दा ये मीडिया में उठाएंगे तो शायद मुझे लगता है उनको कुछ अक्ल आए। देखिए, हम नहीं चाहते किसी को सज़ा मिले, हम चाहते हैं कि लोगों का मन ये बात समझे, लोग ये बात समझें कि जो माँ बाप ने जो तकलीफ़ उठाई बच्चों के लिए और उनको हमारा क्या फ़र्ज़ है। ये एक्चुअली हमारे बड़े सिखाते थे, हमारे टीचर्स सिखाते थे, हमारे दोस्त लोग हमसे सिखाते थे। तो ये शायद कुछ कमी रह गई आज के युग में, जो आपके तरफ से मीडिया के रुख से हमको ये लोगों को एहसास पैदा करना है, जैसे बुज़ुर्गों के साथ जो भी अन्याय हो रहा है वो नहीं हो। मैंने एक बीच में एक केस देखा था, आपको बताऊं कि एक बुज़ुर्ग ने अपने बेटे को दुकान दिया था, फिर एक वकील ने लड़के वो दुकान वापस करवाया। तो कायदे कानून कोर्ट कचहरी भी रेस्पेक्ट करती है। जब बुजुर्ग ने एक अच्छे वकील के थ्रू कोर्ट को अप्रोच किया तो वो दुकान से उसको निकाल दिया था, घर से निकाल दिया था, वो आदमी को वापस का दुकान मिल गया। उस बुजुर्ग को अपनी जगह मिली। यस, एक फर्नीचर बाजार का दुकान एक अच्छे उल्लासनगर के एक वकील ने वो बुजुर्ग को सपोर्ट करके उसको इंसाफ दिलाया, और वो जो दुकान उसने बच्चे को गिफ्ट किया था, लेकिन वो गिफ्ट क्या अनकंडीशनल नहीं होता है, उसमें होता है कि बच्चा माँ बाप की सेवा करेगा, उनका ध्यान रखेगा, उनको बुढ़ापे में उनको सपोर्ट करेगा। अगर वो नहीं करता है तो कोर्ट ने भी वो गिफ्ट को रिवोक कर दिया। गिफ्ट देने के बाद जो गिफ्ट देने वाला है वो रिवोक कर सकता है, कायदे में ये भी प्रावधान है। तो ऐसा मतलब मीडिया अगर कवर करेगा तो लोगों को इंसाफ मिल सकता है। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा। थैंक यू। सभी शहर के एनजीओज को मैं अपने चैनल के थ्रू विनती करूंगा कि एक माँ को इंसाफ दिलाने के लिए आप आगे आइए। हमारे जो उल्लास में काफ़ी एनजीओ है, मैंने देखा है, काफ़ी से एक्टिविस्ट है, जैसे मोती लुधियानी जी एक एक्टिविस्ट है, आज उन्होंने अपनी राय रखी। हम एक एक नेता के पास जाएंगे और पूछेंगे कि इस माँ के साथ भी इंसाफ होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ जो मीडिया का धर्म है कि दोनों पक्षों का अपना पक्ष रखना, तो मैं सपना चुग को बोलना चाहूँगा कि आप भी शहर की बेटी हो, अगर अपना पक्ष रखना है तो आप, नीचे मेरा नंबर आपके सामने होगा डिस्प्ले पर, आप हमें संपर्क करें। जो आपके माताजी ने आपके लिए बोला, अगर आपको उस विषय में कुछ कहना है आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपका भी जो पक्ष वो चलाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से वागी न्यूज़ चैनल।